हाय गाइस, इस वीडियो में हमें पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट या वोल्टेज मेजर कर सकता है किसी सर्किट में। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस करने से पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। तो ये जो डायग्राम है ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी कॉइल्स, ठीक है। तो ये कॉइल जो होती हैं ये वायर होता है जिसको बहुत सारे टर्न्स में वाउंड किया गया होता है। वाउंड मतलब बेसिकली लपेटा होता है एक सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड। एक आयरन का छोटा सा बॉल जैसा कोर होगा, उसके अराउंड आपने एक वायर को लपेट रखा है, ठीक है ना। और वो पूरे के उस पूरे सेटअप को आपने एक जगह फिक्स कर दिया है, जैसे कि वो मोशन नहीं कर सकता लेकिन रोटेट जरूर कर सकता है एक ही जगह पे फिक्स रह के, ठीक है ना। वो रोटेट कर सकता है, हिल नहीं सकता आगे पीछे, रोटेट कर सकता है ये कॉइल और सॉफ्ट आयरन का सेटअप, ठीक है। और इसी सेटअप के साथ जुड़ा होता है एक स्प्रिंग। ये देखो, ये जो स्प्रिंग है वो इसी सेटअप के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग का क्या सिग्निफिकेंस है मैं अभी आपको बताऊंगा, पर पहले पूरा सेटअप सुनो। ये पूरे सेटअप को आप एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो। रेडियल वर्ड याद रखना, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये देखो, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, वो सेंटर की, इस सॉफ्ट आयरन कोर के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। मतलब नॉर्थ पोल से अगर आप कोई पॉइंट देखोगे मैग्नेट पे, उससे सेंटर की जो लाइन बनेगी उस पे डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। वैसे ही साउथ पोल से ऐसे होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियल है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। अब आप ये सोचो, ये कॉइल वायर है, इस कॉइल से जब कोई करंट पास करेगा, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो इस सर्कुलर लूप को हम एक मैग्नेटिक डाइपोल मान सकते हैं। तो जब ये मैग्नेटिक डाइपोल पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ये मैग्नेट की वजह से, जो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये जो पूरा का पूरा सेटअप है कॉइल और सॉफ्ट आयरन का, ये रोटेट करना चाहेगा क्योंकि ये फ्री टू रोटेट है ना। रोटेट कर सकता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के लगाए हुए टॉर्क की वजह से रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ये स्प्रिंग काम करता है, और स्प्रिंग जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के जो लगाया हुआ टॉर्क है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाता है। जिससे कि आप ये समझो, मान लो यहां पे आपका पूरा सेटअप था ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये रोटेट करना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन इस तरफ टॉर्क लग रहा था, इस तरफ। लेकिन स्प्रिंग क्या करेगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ टॉर्क लगाएगा। तो एक इस तरफ से टॉर्क लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक इस तरफ से टॉर्क लग रहा है स्प्रिंग की वजह से। तो ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर था वो इस जगह से हिलेगा तो जरूर, लेकिन एक जगह आके, मान लो ये पहले इनिशियल पोजीशन ये थी, अब इस इनिशियल पोजीशन से हिल के मान लो वो फाई एंगल हिल गया है, ठीक है। फाई एंगल हिलने के बाद वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा दोनों ऑपोजिंग टॉर्क्स के, ठीक है। तो वही फाई एंगल हम मेजर करते हैं और उस हिसाब से हमें पता लग जाता है कि करंट और वोल्टेज की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। आइए एक बार एक बेसिक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। मैं ये मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। हम सब ये जानते हैं कि स्प्रिंग जो फोर्स या टॉर्क लगाता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या है, फाई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, तो उस कांस्टेंट को हम मानते हैं के, ठीक है, के। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, फाई, के टाइम्स फाई। ये हो गया आपका टॉर्क बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में कब आएगा ये कॉइल और सॉफ्ट आयरन कोर का सेटअप? इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब ये टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग वुड बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड की हमें फॉर्मूला तो पता ही है, करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया
मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में के फाई इक्वल टू एन आई ए बी, वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए ए और एरिया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का, तो एक साइन की का फैक्टर भी आएगा, बट क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड रेडियल अज्यूम किया है वो साइन 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत करना कि यहाँ साइन क्यों नहीं लगा। दूसरा ये चीज देखनी है, ये देखो, तो गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करने में दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो बहुत छोटे करंट के लिए, मतलब म्यू एम्पेयर रेंज की के करंट के लिए, बहुत बहुत छोटे करंट के लिए भी ये जो डिफ्लेक्शन है वो पूरा का पूरा हो जाता है, मतलब डिफ्लेक्शन जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो छोटे से करंट के लिए भी हो जाता है, ठीक है। और दूसरा कि गैल्वेनोमीटर में बहुत सारे कॉइल्स लगे मतलब टर्न्स होते हैं, एन जो होता है वो बहुत लार्ज होता है, इसका मतलब लेंथ ऑफ द कॉइल इज वेरी लॉन्ग, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो दो प्रॉब्लम्स, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है गैल्वेनोमीटर की, और दूसरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, छोटे से करंट के लिए पूरा का पूरा रोटेट कर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम करंट जब मेजर करते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको कहते हैं शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, SHUNT रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसा सर्किट बन जाएगा। मान लो ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये मैंने RG रिप्रेजेंट कर रखा है, ये गैल्वेनोमीटर की ही रेजिस्टेंस है, और इसके पैरेलल में हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दी R शंट रेजिस्टेंस। होगा क्या, जब करंट इधर आएगा सर्किट का, ठीक है ना, अब अगर शंट रेजिस्टेंस नहीं होती तो ये बहुत लार्ज रेजिस्टेंस इसके सामने आती इस करंट के, तो ये ना गैल्वेनोमीटर के प्रेजेंस की वजह से इस करंट की वैल्यू ऑल्टर हो जाती। अभी क्या होगा, क्योंकि बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है इसके पैरेलल में, तो मोस्ट ऑफ द करंट इधर इस आर्म से पास कर जाएगा, और एक बहुत ही छोटा करंट ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। उसकी वजह से हम गैल्वेनोमीटर के से मेजर तो कर पाएंगे कि टोटल सर्किट में करंट कितना है, लेकिन टोटल सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू गैल्वेनोमीटर की बड़े रेजिस्टेंस की वजह से ऑल्टर नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक बार ये देख लेते हैं, अगर ये RG और R पैरेलल में हो तो इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी। मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं दोस्तों। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी RG स्मॉल r RG प्लस R, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको इक्वल मान सकते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतनी होगी, पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगी RG प्लस R, वेयर कैपिटल RG इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r। R क्या है, शंट रेजिस्टेंस, RG क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। यहां अगर आप ये वाली कंडीशन लगा देते हो तो नीचे से ये इग्नोर कर सकते हैं, और फिर नीचे इग्नोर हो गया तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ स्मॉल r बच जाएगा। यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के, तो सिर्फ शंट रेजिस्टेंस के बराबर रह जाती है, ठीक है ना। ये फंडा समझ लो। अब ये देखो, हमें पता है कि एक शंट रेजिस्टेंस लगा के हम फाई मेजर कर लेंगे, ठीक है, फाई मेजर कर लेंगे, और ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास करंट की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्टर फाई डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू NAB बाय K, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इस फैक्टर को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आप इसको बड़ा या कम कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न से। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे कॉइल के तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि छोटे करंट में भी ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स छोटा कम कर दोगे तो करंट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी,
बहुत बड़े करंट पे भी कम डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखना, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब आते हैं वोल्टेज कैसे मेजर करनी है, ठीक है। फिर वही बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा। इसमें क्या होगा, अगर आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मेजर करनी है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना, ये मान लो ये रेजिस्टेंस है कोई रैंडम, और आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज मेजर करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां तो लगा नहीं सकते गैल्वेनोमीटर, है ना, उसकी क्यों यहां लगा दोगे गैल्वेनोमीटर तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज चेंज हो जाएगी। अगर आपको मेजर करनी है तो आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा ये दो पॉइंट्स को, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को ऐसे जोड़ना पड़ेगा दो पॉइंट्स के पैरेलल में, तब जाके आपकी वोल्टेज पता चलेगी आपको, ठीक है। तो इस केस में एक प्रॉब्लम आती है। अब इस केस में क्या प्रॉब्लम आती है कि हो सकता है कि ये पैरेलल में जोड़ने की वजह से करंट जो है वो इसके थ्रू फ्लो करने लग जाए, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ठीक है। और अगर करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करने लग गया और इधर से करंट जो पास होना चाहिए था वो ऑल्टर हो गया, तो आई आर ही तो होता है ना वोल्टेज, वो आई आर से बदल के आई डैश आर हो गया मान लो, तो वो वोल्टेज की वैल्यू ही बदल जाएगी। वो आप नहीं चाहते ना। अगर वोल्टेज की वैल्यू ही बदल गई गैल्वेनोमीटर के होने की वजह से, तो फायदा क्या गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज मेजर करने का, जब हटा दोगे गैल्वेनोमीटर तो अलग वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो वो आप नहीं चाहते, इसलिए आप क्या करते हो, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बहुत लार्ज वोल्टेज आर डबल डैश मान लो, एक बहुत ही लार्ज वोल्टेज रेजिस्टर आप लगा देते हो सीरीज में, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये बहुत ही लार्ज रेजिस्टर है, ठीक है, तो यहां से कोई करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि लार्ज रेजिस्टेंस आ जाती है बीच में, ठीक है। और सारा ज्यादातर करंट इसी आर्म के थ्रू पास करेगा, और इसकी वजह से आप जो है वो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज आराम से एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे, ठीक है। तो आइए एक बार देखते हैं, अगर ये बहुत ही आर डबल डैश नाम की लार्ज रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देंगे, और आर जी गैल्वेनोमीटर की खुद की रेजिस्टेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि यही होगी, अप्रोक्सीमेटली आर डबल डैश के बराबर ही होगी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालनी हो तो वो अप्रोक्सीमेटली आर डबल डैश के बराबर ही होगी, क्योंकि आर डबल डैश जो है वो मच मच ग्रेटर देन आर जी होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे दोस्तों, वही सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है आपने। क्या करोगे, ये देखो, आपको पता है कि ज्यादातर करंट तो ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस के थ्रू ही जाएगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कम करंट जाएगा, ठीक है ना, कम करंट जाएगा। आप वही करंट मेजर करोगे, कैसे, करंट आपको पता है कि एक वैल्यू आएगी V, ठीक है। ओम्स लॉ से आपको ये पता है कि ये वैल्यू क्या होगी, I टाइम्स R, है ना। I, इसके अगर करंट I फ्लो कर रहा है और ये रेजिस्टेंस R डैश है, R डबल डैश है, तो R डबल डैश मान सकते हो आप, ठीक है। तो आप I की जगह सब्सटीट्यूट कर दो V बाय R डबल डैश, है ना। इस ओम्स लॉ से ये इक्वेशन आएगी, और आपने सब्सटीट्यूट कर दिया I की जगह V बाय R डबल डैश, V बाय R डबल डैश, ठीक है। आपको R डबल डैश की वैल्यू तो पता ही है क्योंकि आप ही ने लगाया है वो लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपको R डबल डैश की वैल्यू पता है, N A B K की वैल्यू पता है, और फाई आप मेजर कर लोगे तो आपकी V की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आपकी V की वैल्यू इस सेटअप से निकल जाती है। एक इंटरेस्टिंग बात, फाई बाय V को कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे करंट सेंसिटिविटी होती थी वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है,
ठीक है, अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी आएगी, एन ए बी के 1/R डबल डैश, ठीक है, ये आएगी आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू। और ऐसे आप मेजर कर सकते हो करंट और वोल्टेज, ठीक है।